गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए, इसमें हमारे पास सबसे पहली बात समझने के लिए है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? देखिए, हम किसी भी चीज़ को मेज़रमेंट करने के लिए हमारे पास उसका यूनिट भी मानना ज़रूरी है। जैसे कोई मान लीजिए कोई लंबाई में कोई चीज़ है तो उसको हम लेंथ में मेजरमेंट करेंगे, और अगर हमें कोई वेट चाहिए, किसी बॉडी का वेट हमें पता करना है तो उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसी रिक्वायरमेंट होगी फिजिक्स के रूल के हिसाब से, उसी तरह हमें काम करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ which can be measured in terms of which the laws of physics can be expressed or called फिजिकल क्वांटिटीज़। शॉर्टकट में लिखा है। देखिए, इन सब बातों का जो लिखा है इसका क्या मतलब है कि कोई भी चीज़ अगर मेज़र करेंगे तो रूल के हिसाब से करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि लेंथ को हम वेट में ले आएंगे या वेट को लेंथ से मेज़र कर लेंगे। तो हर चीज़ का एक अपना सिस्टम होता है, हर चीज़ को मेजरमेंट करने का एक रूल होता है। उसी लिए लिखा है लॉज ऑफ फिजिक्स के हिसाब से हम उसको मेज़र करते हैं। जैसे लेंथ पे मेजरमेंट करना, मास का मेजरमेंट करना, टेम्परेचर का मेजरमेंट करना। तो वहाँ पर मैं लिख देता हूँ एग्जांपल, लेंथ, मास एंड टाइम। अब बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती है। दो ही तरह की चीज़ें हम समझेंगे यहाँ फिलहाल। एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी आती है और डिराइव्ड यूनिट्स आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और समझ लें, फिजिकल क्वांटिटीज़ दो चीज़ों से मिलकर बनती हैं। जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है P, तो दो चीज़ों से मिलकर बनेगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। अब देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है और यूनिट क्या होता है। जैसे हम कहें कि 10 kg, किसी बॉडी का वेट है 10 kg, तो 10 यहाँ क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू। 1 2 3 4 5 6 10 हो गया, और kg हो गया उसकी यूनिट। इससे ही मालूम चल जाएगा किसी बॉडी के वेट के बारे में बात हो रही है। जैसे हम कहें 4 मीटर, अगर कहीं लिखें 4 मीटर, तो 4 क्या हो गया इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर होगी इसकी यूनिट। तो इन दोनों से मिलकर के फिजिकल क्वांटिटी बनती है। तो यहाँ पर हम फंडामेंटल क्वांटिटी की बात कर रहे थे। देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ which do not depend on each other। जैसे इसका मतलब ये हुआ, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो एक दूसरे पर निर्भर ना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लें, जैसे लेंथ है, तो लेंथ का टाइम से कोई रिलेशन नहीं है। लेंथ अलग चीज़ है, टाइम अलग चीज़ है। लेंथ अलग चीज़ अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर होगा, टाइम अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर होगा। इस तरह मास है, मास का भी किसी से लेना देना नहीं है। इसी तरह करंट है, करंट को मेजर करेंगे तो उससे मास से कोई मतलब नहीं है। मास को मेजर करेंगे तो टाइम से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये सारी क्वांटिटीज़ जो होती हैं, अगर ये एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास डिराइव्ड। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो होती हैं
जिनका इस्तेमाल हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट्स हमको वो बताती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से हम उनका रिलेशन रखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़, दोज क्वांटिटीज़ which depends on the fundamental quantities। बस इतना ही जानने की ज़रूरत है कि वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती हैं। एग्जाम्पल पे जैसे लीजिए एरिया। अब एरिया में क्या होगा, हमारे पास लेंथ होगी, ब्रेथ होगा, तो जैसे लेंथ हो गया और ब्रेथ हो गया। अब लेंथ और ब्रेथ कहाँ से आई, फंडामेंटल क्वांटिटी से आई। तो लेंथ का हो गया मीटर और ब्रेथ का भी मीटर हो गया, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया का डिराइव्ड यूनिट है। ये फंडामेंटल मीटर स्क्वायर नहीं है। फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं वो आपकी लेंथ हो गई, टाइम हो गया, मास हो गया, करंट हो गया, एक होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, एक टेम्परेचर होता है, तो वो आपने क्लास 9th में पढ़ा भी होगा। फिर बात करते हैं जैसे एरिया की जगह आप मान लीजिए कहते हैं हम भाई फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास होगा kg, एक्सीलरेशन होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिराइव्ड यूनिट्स है किसकी, फोर्स की। इसी तरह बात करते हैं प्रेशर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हो गया हमारा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एरिया हो गया मीटर स्क्वायर। तो इसको अगर हम करेंगे तो किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, ये हमारी प्रेशर की यूनिट बन गई। तो जितनी भी ये सारी यूनिट्स हैं ये सब हम कहाँ से निकाल रहे हैं, फंडामेंटल से ही तो निकाल रहे हैं, इसीलिए ये फंडामेंटल पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि कुछ ऐसी फंडामेंटल्स और डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं जिनमें हमारे पास, तो डायमेंशंस के बारे में अब बात करते हैं। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो कि ये चैप्टर जिसकी वजह से इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो 9th में आपने पढ़ ही रखा है हर चीज़ को। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में हम सबसे पहले डायमेंशन जो लेंथ की लेते हैं, वो लेंथ की डायमेंशन को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। मास को हम यहाँ पर m से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम को हम यहाँ पर t से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट अगर कहीं आ जाए इलेक्ट्रिक करंट तो हम उसको एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं, A से लिखते हैं। और टेम्परेचर को अगर कहीं टेम्परेचर आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम केल्विन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई, उसको CD से यूज़ करते हैं। और मोल को मोल से ही लिखते हैं, वो जब आगे कोई न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसको बता दिया जाएगा। जनरली हम इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी जो डिफिनेशन है वो डिफिनेशंस कैसे बनेगी, देखिए। डिफिनेशन बनाने के पहले हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमको वेलोसिटी की डायमेंशन निकालना है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एग्जाम्पल ले लेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट है हमको, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है। डिस्टेंस हम किस से लेते हैं, लेंथ है एक प्रकार की, उसको L से लेंगे और टाइम को T से। क्या हो जाएगा, LT पे -1। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो L पे पावर 1 है और T पे पावर -1 है। इन्हीं जो पावर हैं इन्हीं को हम डायमेंशंस बोलते हैं। अब देखिए इसको डिफाइन करने का तरीका, द डायमेंशंस of physical quantity are the parts यानी ये जो पार्ट्स लिखी हैं उन्हीं के बारे में बात हो रही है। आर द पार्ट्स टू विच द फंडामेंटल quantities
the fundamental quantities must be raised to represent that quantity. यानी कि डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वो डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे वेलोसिटी का मिली, तो ये इसकी पार्ट्स हैं, आर द पार्ट्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड, जिसके ऊपर क्या है भाई, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनके ऊपर रेज की गई हैं, जो कि किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए रेज की गई है। तो ये इसकी डिफिनेशन और ये इसका एग्जांपल है, इससे आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। अब बहुत सारी हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे और इसमें सबसे मुख्य बात है कि अगर फार्मूला आपको याद है, फार्मूला अगर आपको आता है तो आप आसानी से जो है डायमेंशंस लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी को lt पे -1 लिखते हैं, अभी हमने बताया, और टाइम को t से, तो क्या हो जाएगा lt पे -2, ये इसकी डायमेंशन। इसी तरह से यानी एक्सेलरेशन को हम डायमेंशन इसलिए लिख सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फार्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से लिख लेंगे। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास की क्या होगी m, तो इसमें जो है मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन को lt टू द पावर -2, अभी हम लोगों ने पढ़ा, और डिस्टेंस को हम लेंथ से यूज करते हैं, तो लेंथ ही हो जाएगी इसकी। क्या बनेगा इसका ml t के ऊपर पावर 2 माइनस t के ऊपर -2, तो ये इसकी डायमेंशन है। अब जैसे मान लीजिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करते हैं, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखिए फार्मूला होता है F = g m1 m2/r²। आपको फार्मूले याद करने पर, फार्मूले अगर याद हो गए तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। हम देखिए फार्मूलों से ही तो बना रहे हैं। g की वैल्यू, g का डायमेंशन निकालना तो क्या हो जाएगा Fr²/m1 m2। अब कुछ नहीं, f की वैल्यू हमें मालूम है क्या होती है, ml t पे -2, r यानी लेंथ है l², और ये भी किलोग्राम, तो क्या हो जाएगा किलोग्राम का, चूँकि मास से मेजरमेंट है तो m हो जाएगा किलोग्राम, m²। तो क्या बन जाएगा m पे -1, l पे पावर 3 और t पे -2। ठीक है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई और इसको आसानी से हम याद कर सकते हैं। तो अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, हम बस इसी को ही हम याद करें, फार्मूला याद करें बस। अब जैसे आगे बढ़ते हैं दूसरे उसमें, बहुत सारे, यदि पूरी क्लास 11th में जो फिजिक्स में जितने भी फार्मूले यूज़ हैं वो सब यहाँ पर आपको करने पड़ेंगे। जैसे कोई चीज़ कही जाए, मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कहा जाए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो mi से लिखते हैं, और वो होता है m मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मास हो गया m और डिस्टेंस हो गया l, ml² हो गई। तो जितनी भी चीज़ें हैं सब इस पर यहाँ पर सब आपको पढ़नी पड़ेंगी, ये सब याद करनी पड़ेंगी। अब जैसे मान लीजिए कोई कहे स्पेसिफिक हीट, तो Q = mc इंटू डेल्टा टी होता है, C स्पेसिफिक हीट होता है, तो C = क्या होगा Q/m इंटू डेल्टा टी। अब Q यहाँ क्या है, Q यहाँ एनर्जी है, ठीक है, और एनर्जी जो होती है तो एनर्जी की डायमेंशन हमने पहले निकाली थी वर्क की, ml² t पे -2। जितनी भी एनर्जी होगी, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, वर्क हो, सबका एक ही डायमेंशन होगा, उसको याद करने की ज़रूरत अलग अलग नहीं है। मास को m से लिखेंगे और टेम्परेचर को मैंने कहा था केल्विन से लिखेंगे। अब यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा, जो स्पेसिफिक हीट में m से m कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर l बचा, l पे पावर 2, t पे -2, और k केल्विन का ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम स्पेसिफिक हीट की भी निकाल सकते हैं, जितनी भी हैं सब निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आपको ये फार्मूले याद हों।
अगर फार्मूले याद होंगे तो आप पूरे क्वेश्चंस में पूरे इसकी चीज़ें कर सकते हैं वगैरह। तो उम्मीद है बच्चों ये पार्ट 1 में हमारी ये चीज़ें थी तो मैंने आपको समझाई। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो हम पार्ट 2 में लेके आएंगे इसी चैप्टर का। ठीक बच्चों, बाय।